नमस्ते आदाब। मैं हूँ हर्षिता और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है बॉलीवुड किस्से। इसमें हम सुनाते हैं किस्से और कहानियां फिल्मों और फिल्म वालों की। तो आइए आज की किस्सा गोई शुरू करते हैं। 1976 में आई असित सेन की बैराग में काम करने के बाद दिलीप कुमार ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। उन्होंने अगले 5 साल तक किसी फिल्म में काम नहीं किया। कट टू 1947। एक 9 साल का बच्चा पहली बार सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने जा रहा था। फिल्म थी दिलीप कुमार और नूरजहां स्टारर जुगनू। इस फिल्म को देखने के बाद उस बच्चे ने तय किया कि वो सिनेमा की फील्ड में जाएगा और किसी दिन अपने आइडल दिलीप साहब के साथ काम करेगा। इस बच्चे का नाम था हरकिशन गिरी गोस्वामी। 1949 में दिलीप कुमार की फिल्म शबनम रिलीज हुई। इसमें उनके काम से प्रभावित होकर इस बच्चे ने अपना नाम बदलकर मनोज रख लिया, क्योंकि शबनम में दिलीप साहब के किरदार का नाम मनोज था। साल 1968 में भीम सिंह के डायरेक्शन में बनी फिल्म आदमी रिलीज हुई। इस फिल्म में मनोज नाम का वो लड़का अपने आइडल दिलीप कुमार के साथ काम कर रहा था। अब हम वहां चलते हैं जहां से हमने ये पूरी कहानी शुरू की थी। 1980 में जब दिलीप कुमार ब्रेक पर थे तो उन्हें मनोज का फोन आया। तब तक उस लड़के को दुनिया मनोज कुमार उर्फ भारत कुमार के नाम से जानने लगी थी। मनोज कुमार ने दिलीप साहब को फोन कर अपनी एक फिल्म में काम ऑफर किया। मनोज कुमार ने फोन पर कहा, राजा साहब, एक बहुत बोगस कहानी है और एक बहुत बोगस रोल है, मगर मुझे पता है कि इस रोल के साथ सिर्फ आप ही न्याय कर सकते हैं। क्या आप ये फिल्म करेंगे? दिलीप कुमार ने इस विचित्र ऑफर को सुनने के बाद मनोज कुमार को अपने घर बुलाया ताकि वो फिल्म की कहानी सुन सकें। मनोज कुमार तब तक दिलीप साहब के यहाँ नहीं गए जब तक उनकी स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं हुई। स्क्रिप्ट पूरी करने के बाद वो दिलीप कुमार के घर पहुंचे, मगर इस वक्त दिलीप साहब उनकी 3 घंटे का नरेशन सुनने के मूड में नहीं थे, क्योंकि उनके भाई अस्पताल में भर्ती थे। मनोज कुमार ने कहा कि वो अपनी पूरी कहानी 2 मिनट के भीतर सुना देंगे। फिल्म का क्विक नरेशन सुनने के बाद दिलीप साहब ने कहा, जमीन तो काफी उपजाऊ है। मनोज कुमार ने तपाक से कहा, साथ मिलकर इसकी जुताई करते हैं, फसल अच्छी होगी। इस बातचीत के साथ मनोज कुमार ने दिलीप कुमार का 5 साल लंबा ब्रेक तोड़ दिया था। जिस फिल्म का जिक्र यहाँ हो रहा है वो है 1981 में रिलीज हुई क्रांति। दिलीप कुमार, मनोज कुमार, शशि कपूर, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा और परवीन बाबी को लेकर बनी इस फिल्म ने अपनी रिलीज के 40 साल पूरे कर लिए हैं। इसलिए आज फ्लैशबैक में जाकर इस फिल्म के बनने की मजेदार कहानी आपको बताएंगे। क्रांति अपने दौर की सबसे महंगी और कास्टिंग के लिहाज से सबसे बड़ी फिल्म थी। मनोज कुमार इसमें एक्टिंग करने के साथ साथ फिल्म को डायरेक्ट भी कर रहे थे। कहा जाता है कि इस फिल्म को बनाने के लिए मनोज कुमार ने अपनी सारी संपत्ति गिरवी रख दी थी। खैर, एक दिन हेमा मालिनी सेट पर पहुंची और मनोज कुमार से कहा कि आज की शूटिंग जल्दी निपटा लें। हेमा उस दिन की शूटिंग इसलिए जल्दी खत्म करना चाहती थी ताकि वो अपनी दूसरी फिल्म रजिया सुल्तान के कुछ हिस्से शूट कर सके। हेमा रजिया सुल्तान को अपने करियर की सबसे जरूरी फिल्म मानकर शूट कर रही थी, क्योंकि ये वुमेन सेंट्रिक फिल्म थी और इसमें उनका किरदार बेहद मजबूत था। बहरहाल हेमा की इस डिमांड का मनोज कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर इस बात से वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने हेमा का एक भी सीन शूट नहीं किया। उस दिन हेमा को बिना कोई सीन शूट किए सेट से लौट कर जाना पड़ा। जब रजिया सुल्तान के डायरेक्टर कमाल अमरोही को ये बात पता चली तो उन्होंने गुस्से में मनोज कुमार को फोन मिला दिया। मनोज कुमार ने कमाल साहब को कहा कि हेमा ने उनकी फिल्म की शूटिंग के लिए डेट्स दिए थे, ऐसे में उनकी प्रायोरिटी क्रांति की शूटिंग होनी चाहिए। इस दौरान उन्हें किसी और फिल्म की शूटिंग नहीं करनी चाहिए। अगर किसी वजह से वो क्रांति के अलावा कोई और फिल्म शूट कर रही है तो उस फिल्म के डायरेक्टर को बात करके परमिशन लेनी चाहिए थी। कमाल अमरोही भले ही नाराज थे, मगर वो मनोज कुमार की बात से पूरी तरह सहमत थे, इसलिए उन्होंने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। इस किस्से का एक दूसरा वर्जन भी खूब चलता है। कहा यह जाता है कि हेमा मालिनी ने अपनी मर्जी से उस दिन क्रांति की शूटिंग नहीं की थी। वो किस्सा कुछ यूं चलता है कि जिस दिन धर्मेंद्र और हेमा की शादी हुई उस दिन दोनों ही एक्टर्स अपनी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त थे। हेमा तब मनोज कुमार की क्रांति शूट कर रही थी। अपनी शादी वाले दिन उन्हें सफेद साड़ी पहने विधवा वाला हिस्सा शूट करना था। वो अपनी शादी वाले दिन सफेद साड़ी नहीं पहनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उस दिन कोई भी शूटिंग नहीं की। मंगेश देसाई, ये नाम हमने कई जगहों पर सुना है पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमारा ध्यान पर्दे पर दिखने वाले एक्टर्स और उस फिल्म को बनाने वाले फिल्म मेकर तक सिमट कर रह जाता है। मंगेश देसाई इंडिया के सबसे मशहूर साउंड रिकॉर्डिस्ट और मिक्सर थे। अपनी फिल्म में साइन करने के लिए उनके पास डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की भीड़ लगी रहती थी।
मंगेश वहां सबकी फिल्में देखते और उन फिल्म मेकर्स को वहां से भगा देते जिनकी फिल्म टेक्निकली दुरुस्त नहीं होती थी। 1975 में मंगेश ने 70 फिल्मों में साउंड रिकॉर्डिंग और मिक्सिंग का काम किया था। उन्हीं में से एक फिल्म थी शोले, जिसने इंडियन सिनेमा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। शोले का साउंड मिक्सिंग लंदन के एक स्टूडियो में चल रहा था। वहीं के टेक्नीशियन इस फिल्म पर काम कर रहे थे। 3 महीने बाद जब लंदन से शोले इंडिया आई, तब भी मंगेश इस फिल्म पर अपना काम जारी रखे हुए थे। साउंड मिक्सिंग के बाद उन्हें ये फिल्म देखते हुए कुछ खटक रहा था। मंगेश पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री में शोले के डायरेक्टर रमेश सिप्पी बताते हैं कि उनकी फिल्म पर मंगेश ने एक बहुत ज़रूरी फीडबैक दिया। शोले में ढेर सारे एक्शन सीन्स थे। इन सीन्स में गोलियों की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक रखी गई थी, मगर इंडियन ऑडियंस इस तरह की आवाज़ें सुनने की आदी नहीं थी। मंगेश ने कहा कि वो इस फिल्म में गोली चलने की आवाज़ को बदलना चाहते हैं। बाद में उन्होंने फिल्म के तमाम सीन्स में इस आवाज़ को बदला और ढिशकियाँ वाला साउंड इफेक्ट डाल दिया। इतना ही नहीं, पाकीज़ा के गाने चलते चलते के आखिर में ट्रेन की सीटी की आवाज़ भी मंगेश के कहने पर ही डाली गई थी। हालांकि इस बात से फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद बेहद खफा थे, मगर वो गाना बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। खैर, पाकीज़ा और शोले से लौटकर हम क्रांति पर आते हैं। क्रांति को भी उस दौर की तमाम फिल्मों की तरह 70 mm सिनेमा स्कोप पर शूट किया गया था। ये एक खास किस्म की कैमरा लेंस होती है, मगर इस फिल्म की साउंड मास्टरिंग जापान में सोनी के ओरिजिनल स्टूडियो में की गई थी। मनोज कुमार चाहते थे कि उनकी फिल्मों के प्रिंट्स भी जापान से ही आए। इसके लिए वो खुद जापान जाना चाहते थे, मगर उनके साथ एक दिक्कत थी। वो ये थी कि मनोज कुमार कभी फ्लाइट में ट्रैवल नहीं करते थे और तब जापान के लिए पैसेंजर शिप नहीं चलती थी। ऐसे में मनोज कुमार ने अपने असिस्टेंट के साथ फिल्म के सारे नेगेटिव उठाए और ट्रेन से यात्रा शुरू कर दी। वो रास्ते में मंगेश देसाई को मिले और अपनी फिल्म के ओरिजिनल नेगेटिव उनके हवाले कर दिए। मंगेश हवाई रास्ते से जापान पहुंचे और वहां से फिल्म क्रांति के प्रिंट्स लेकर इंडिया आए। ये बड़े भरोसे का काम था और सिर्फ उसे ही सौंपा जा सकता था जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सके, क्योंकि अगर उन नेगेटिव्स के साथ कुछ भी गड़बड़ होती तो समझो पूरी फिल्म खराब हो जाती और उसे दोबारा शूट करना पड़ता। मंगेश देसाई की कहानी हम डिटेल में किसी और दिन जानेंगे। फिल्म क्रांति में परवीन बाबी ने सुरीली का रोल किया था। फिल्म से उनका मारा ठुमका नाम का एक गाना खूब फेमस हुआ था। बताया जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान परवीन स्ट्रिक्ट डाइट पर थीं। इस डाइट के चक्कर में वो सेट पर काफ़ी बार बेहोश भी हो जाया करती थी। ये वही दौर था जब वो अपनी मानसिक बीमारी से जूझ रही थी। 1983 में वो यूजी कृष्णमूर्ति के साथ एक स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल गई थीं। इस दौरान वो विदेशों में रहीं और 1989 में वापस इंडिया आई। कई राइटअप्स में बताया जाता है कि यूजी कृष्णमूर्ति ने परवीन को ये सलाह दी कि उन्हें फिल्मों से दूरी बना लेनी चाहिए, मगर इंडिया लौटने के बाद उन्होंने कई और फिल्में साइन कर लीं। हालांकि उन्होंने उन फिल्मों में काम नहीं किया। खैर, हम क्रांति की बात कर रहे थे। मनोज कुमार को फिल्म के सेट पर परवीन का बिहेवियर थोड़ा अजीब सा लग रहा था। इंडस्ट्री में परवीन बाबी से जुड़ी तमाम तरह की बातें भी हो रही थी। प्रेस में भी बहुत कुछ छप रहा था। मनोज को लगा कि ये चीज़ उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। हो सकता है कि इससे उनकी फिल्म क्रांति भी प्रभावित हो। इसलिए अच्छे खासे रोल में साइन की गई इंडिया की टॉप हीरोइन परवीन बाबी को उन्होंने अपनी फिल्म से दूर करने का फैसला किया। उन्होंने गाने और कुछ सीन्स की शूटिंग के बाद फिल्म में परवीन के कैरेक्टर को मार दिया। इससे ये हुआ कि फिल्म से परवीन के किरदार सुरीली का ट्रैक खत्म हो गया। इसके बाद उन्हें क्रांति के सेट पर आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैटिनी शो में आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।